हाँ भाई, कैसे हैं? स्कोर रिवीजन मोस्ट अवेडेड। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर हम लोग हेलोजन फैमिली पढ़ रहे थे और हमने Cl2 गैस तक कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और वह है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CaOClCl, जहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर एक स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट तो है ही सही और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। क्या बोला जल्दी बताओ? ब्लीचिंग एजेंट तो है ही सही, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो इंग्रेडिएंट है अगर, तो वो ये है नेसेंट ऑक्सीजन। और कौन सा आयन रेस्पॉन्सिबल है, ये सवाल आ चुका कई बार एग्जाम में कि ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो है वो कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो ब्लीचिंग एक्शन के लिए या ऑक्सीडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आंसर आएगा OCl। और ये OCl आयन जो है वो पूछेगा किस एसिड से बना होता है, तो आपको पता है HOCl। और इस एसिड का एनहाइड्राइड क्या होता है? Cl2O। क्योंकि आप एनहाइड्राइड का मतलब होता है पानी निकालना। पानी निकालना मतलब दो अगर वाटर मॉलिक्यूल इसमें होंगे और H2 अगर इससे बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा? ये Cl2O। तो ये एनहाइड्राइड है। तो जेई एडवांस में एक सवाल आया हुआ है और वो सवाल यही था कि ब्लीचिंग पाउडर का उस एनायन का नाम बताओ जिसका एसिड बनने पर जो एनहाइड्राइड है वो क्या है। तो आंसर क्या था? इंग्रेडिएंट था OCl-, उसका एसिड था HOCl और HOCl का एनहाइड्राइड कौन था? Cl2O। तो ये एडवांस का एक सवाल तो आप ऐसे ही कर लोगे। ठीक है, अब बात आती है इसकी प्रिपरेशन की। अब प्रिपरेशन की बात करते हैं तो सिंपल है प्रिपरेशन, कुछ भी नहीं है। Cl2 गैस जो होती है उसको स्लैग्ड लाइम में, किसमें? Cl2 गैस को स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है स्लैग्ड लाइम में 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम रिएक्शन करवाएं 40 डिग्री, ठीक है, तो आपके क्या बनता है? CaOCl और Cl। ये आपका ब्लीचिंग एजेंट होता है, प्लस पानी निकल जाएगा वाटर। ठीक है, तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन हो गया। ठीक, प्रिपरेशन के बाद अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑन लॉन्ग स्टैंड, यानी कि आप इसको थोड़ी देर लंबे समय तक अगर छोड़ दें तो लंबे समय तक छोड़ने पर ये तुरंत ही टूट जाएगा। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने? लंबे समय तक इसको रखें तो ये टूट जाएगा। चलो बताओ किस में टूटेगा, सोच के बताओ फटाफट। बोलो किस में टूटेगा जल्दी। ये तुरंत टूट जाएगा। इसका नाम बोलो, कैल्शियम। इसका खुद का नाम क्या होता है बताओ? अगर आप इसको देखो तो ये OCl होता है। अगर आपको याद होता HCl का एसिड होते थे HOCl, HClO2, HClO3। HClO3 का एक नाम होता था क्या? क्लोरिक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोरेट। किस में टूट गया? कैल्शियम क्लोरेट। कैल्शियम क्लोरेट के अंदर अगर हम बात करें तो ये आपका कैल्शियम क्लोरेट और ये आपका CaCl2। किस में टूट गया? ये कैल्शियम क्लोरेट और CaCl2। किस में टूटा जल्दी बताओ? कैल्शियम क्लोरेट और CaCl2। लेकिन अगर इसी रिएक्शन की बात करें हम और इसके अंदर जो है वो कोबाल्ट क्लोराइड, ये कोबाल्ट क्लोराइड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। ये रिएक्शन आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि S ब्लॉक की शीट में यहां पर X+Y रिएजेंट पूछे गए हैं। S ब्लॉक की जब आप शीट सॉल्व करेंगे तो उसमें ये होगा कि ये जो कंपाउंड है S ब्लॉक एलिमेंट का एक कंपाउंड है, अगर ध्यान दो तो कैल्शियम S ब्लॉक होता है, ये कोबाल्ट क्लोराइड है और ये कोबाल्ट क्लोराइड यहाँ कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है और कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ टूटने पर X+Y बनेगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि X+Y जो है वो क्या है। ठीक है, तो आंसर बताओ फटाफट क्या है? तो ये X+Y आएगा यहाँ पे टूट के CaCl2 + O2। ये तो CaCl2 + O2 बनता है इसकी रिएक्शन से। क्लियर सबको? अगला देखो, अगर आप इसको वापस से पानी में डाल दे तो क्या होगा? अगर आप इसको पानी में डाल दें तो पानी में डालने पर ऑब्वियस सी बात है क्या बनेगा? सोचो, क्या CaCl2 बाहर आएगा? क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर आएगा? मतलब क्या बाहर आएगा? आप सोच के बताओ। चलो A + B और C अगर ऐसे कुछ लिख दे
तो आप बताओ क्या होगा, पानी में डाल दे तो इसको, पानी में डालने पर क्या बनेगा, जल्दी बताओ। है क्या, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। क्या, अरे जोर से भाई, ए भाई जोर से बोलो। पानी में डाल दिया तो क्या बनेगा, अरे वही बनेगा जो पहले था। किससे बनाया था आपने ये, Cl2 का इसमें पास किया था तो ये बन गया था। तो इसको वापस पानी में डालोगे तो वही आपका स्लैकलाइम और Cl2 बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन है। ठीक है, रिएक्शंस की बात करें, नेसेंट ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये H2S, ठीक है, अगर H2S की रिएक्शन कराए तो मैंने एक रिएक्शन आपको पहले बता दी थी H2S के खास, कि अगर कभी भी मेटल सल्फाइड होगा तो मेटल सल्फाइड तो मेटल सल्फेट में जाएंगे, लेकिन अगर H2S होगा तो वो सल्फर में जाएगा। अब जरा इसका मैकेनिज्म आप समझ लो, अगर आपको समझ में आ जाए तो रिएक्शन बहुत ईजी हो जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना, देखो इसको ध्यान से देखना, मैं थोड़ा और बड़ा बड़ा लिख देता, साफ साफ। ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेन पार्ट है इसका ऑक्सीजन। ठीक है, ये करेगा इससे रिएक्ट, ध्यान से देखना, ये में ले गया यहाँ पे, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, सल्फर में, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ, सिंपल है। ये गया, ठीक, ये O है ना, ठीक, आया ना, ये गया और ये H+ से रिएक्ट करेगा तो ये बनेंगे आपस में क्या, H2O, और साथ में ये C और Cl मिलके क्या बनाया, CaCl। ये रिएक्शन होगी। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने, सिंपल है कि नहीं है। H2S के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, समझ में आया, सिंपल। और एक बात याद रखना हमेशा कि H2S के साथ जब भी रिएक्शन होगी तो H2S के साथ रिएक्शन के अंदर हमेशा सल्फर बनता है। अब अगर मैं इसी की रिएक्शन में साइड में, ये तो कांस्टेंट है, चलता रहेगा, साइड में एकदम FeSO4, ठीक है, और FeSO4 का एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन कराएं, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम, तो अब सोच के बताओ क्या होगा। जैसे वापस लिख देता हूं मैं ये कि CaOClCl प्लस FeSO4 मीडियम एसिडिक लिया हुआ है। अब रिएक्शन में क्या होगा, तो ये तो पता ही है कि यहां से उठा के इसको तो ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा वो, तो ये तो Fe2SO4 होल थ्राइस बन गया प्लस। अब आपको ये देखना है यहां पर कि क्या बना होगा, ये बोलो, ये बचा हुआ क्या होगा, CaCl2, हाँ या ना, हाँ या ना, और मीडियम एसिडिक आप ले ही रहे हो। अगर आप H2SO4 लेते हो तो H2SO4 के साथ H2O बाहर आ जाएगी उधर। मीडियम में अगर आप एसिडिक में ये लोगे तो साइड प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, H2O। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इसकी CaOCl Cl प्लस, अगर मैं यहाँ KNO2 ले लूं तो अब आप खुद बताओ क्या बनेगा, वापस से ये ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगी, KNO3 बना देगी इसको, तो प्लस CaCl2 बना, हाँ या ना। इसी तरह से अगर मैं CaOCl प्लस KNO2 के बाद अगर मैं यहां पर लेता हूं Ki प्लस HCl, रिएक्ट करा के बताएं, अगर वापस ही ऑक्सीजन I माइनस को तो ले जाएगी I2 में, KCl से रिएक्ट करके बचा लेगा KCl, और ये साथ में साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, CaCl2। लेकिन अगर यहां पर अपन ने क्या ले लिया, मीडियम चेंज कर दिया और Ki के साथ एसिडिक एसिड ले लिया तो फिर से वही होगा, ये तो बनेगा I2, ठीक है, I से रिएक्ट करेगा I2, CaCl2 तो ऐसा का सही था, K किस से रिएक्ट कर लेगा, एसीटेट से, तो पोटेशियम एसीटेट बन जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, CaCl2। ये समझ में आ रही रिएक्शन है, सिंपल है, बोलो हाँ या ना, क्लियर। एक की पॉइंट आपको मैंने पहले भी बताया था, मैं कई बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है तो अमोनिया के साथ कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए, हमेशा वो कौन सी गैस देता है, N2। बस अमोनिया O2 के साथ रिएक्ट करके ही NO देगा, एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सी गैस, N2। बस अमोनिया के साथ ही O2 ही आएगा तो ही NO देगा, बाकी सब में N2। तो अगर मैं अमोनिया की रिएक्शन CaOClCl से कराऊं, ये ऑक्सीजन तो फिर से जाएगा यहाँ पे, तो क्या बनाएगा वो, तो N2 प्लस CaCl2 प्लस H2, हाँ या ना, पक्का। तो आप देख सकते हो ये रिएक्शंस आपके समझ में आ रही है, सिंपल सिंपल है, बोलो हाँ तो बोल दिया करो यार। और अगर मैं इसकी आर्सेनाइड से करा दूं,
तो ये वापस ऑक्सीजन निकल जाएगा इसमें से और क्या बना देगा ये NaSO4 CaCl2। अगर मैं एसिडिक मीडियम लूंगा तो वो H2 आ जाएगा, हाँ या ना, बोलो। क्लियर? तो ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है, बहुत सिंपल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। वो जो ऑक्सीजन होती है ना, देखो इधर वापस आप जाके घर पे देखना, ये ब्लीचिंग पाउडर यहाँ लिखा होगा ऐसे, ठीक है। इस ब्लीचिंग पाउडर के अंदर ये बीच में जो ऑक्सीजन है, आपको कुछ नहीं करना, ये जो ऑक्सीजन दिख रही है ना, इस ऑक्सीजन को उठा करके उससे रिएक्ट करा दो, जो भी दिख रहा है उसको ऑक्सीडाइज करा दो, और जो बचा CaCl2 है वो साइड में निकाल दो। सिंपल रिएक्शन से, कुछ भी नहीं करना। तो H2S से क्या बना? सल्फर। अपना जो FeSO4 से क्या बना? Fe2SO4 होल थ्राइस। अपना जो है वो Ki से क्या बना? I2। Ki से अगर एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में लिया तो I2, और वहां पोटेशियम एसीटेट, HCl लिया था तो KCl, और अगर आर्सेनाइट लिया तो आर्सेनेट। ऑक्सीडेशन हो गया कंप्लीट। क्लियर? अब ये अगर एसिड से रिएक्शन करा दें हम इसकी, ये अगर एसिड से कराएं तो देखो ये ऑक्सीजन है, Cl माइनस, इसको उठा के कहां फेंक देगा? Cl2 में। साथ में क्या बन जाएगा? ये CaCl2 प्लस H2O। HCl एसिड से रिएक्शन कराई तो अब सोच के देखना, अगर मैं यहां पर इसकी रिएक्शन H2SO4 से करा दूं तो क्या बनेगा? CaSO4 तो पक्का है ही। साइड प्रोडक्ट बताओ क्या क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, सोचो। देखो इसका मतलब इसको ऑक्सीडाइज तो किया ही नहीं इसने, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट ये वाला Cl माइनस है, तो इसको उठा के Cl2 में ले जाएगा, और बचा हुआ H है उससे रिएक्ट करके पानी बना देगा, आया ना? बोलो, ध्यान देना इधर, क्योंकि कंफ्यूजन आएगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको तो कहीं कर नहीं सकता कुछ भी, तो ये ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, इसलिए कैल्शियम +2 है, ये भी ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, तो ये तो CaSO4 बना देंगे, ये इसको रिड्यूस करेगा, सॉरी इसको ऑक्सीडाइज करेगा Cl2 में, और ये फिर H+ से रिएक्ट करके H2 बना देगा। ठीक है? तो अगर एसिड से रिएक्शन आती है तो एसिड से रिएक्शन भी हम कर सकते हैं। क्लियर? H2SO4 से कराओ या HCl से कराओ, एक ही बात है। अब अगर यही रिएक्शन हम किससे कराएं? CO2 से, तो ये ऑक्सीजन जो है वो फिर से इससे रिएक्ट करके Cl2 बनाएगा। अब ये ऑक्सीजन -2 में गया, H तो है नहीं, H नहीं है तो रिएक्शन किससे करेगा? अब तो वो इससे जुड़ जाएगा, इसलिए क्या बनाएगा? कार्बोनेट, और कैल्शियम खाली पड़ा हुआ है इसलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो रिएक्शन अपने आप हो गई। दोबारा देखो, ये ऑक्सीजन था, इसने इसको Cl2 में ले गया, ये बचा हुआ पड़ा हुआ कोई है नहीं इसके पास, इसलिए इससे रिएक्ट करके कार्बोनेट बनाया, कार्बोनेट से रिएक्ट करके CaCO3 बना दिया। ठीक है? तो ये ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शंस भी हो गई। अब अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं तो उसमें एक नोट करके लिखा हुआ था Cl2O4, ये मैंने कल भी बता दिया था, वैसे फिर भी एक और बताता हूं, ये डाइमर ऑफ ClO2 नहीं है, नॉट। ये क्या है? क्लोरीन परक्लोरेट। इसका नाम क्या है? क्लोरीन परक्लोरेट। क्लोरीन परक्लोरेट। ClO2 का डाइमर नहीं होता है, ClO2 में डाइमर नहीं होता। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, ClO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, इसलिए उसमें लीस्ट टेंडेंसी होती है डाइमर की, वो डाइमर नहीं बनाता है। फिर से बोल रहा हूं, ClO2 में केमिकल बॉन्डिंग में जाना, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स पढ़ाया था, उस ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर बताया था कि ClO2 डाइमर नहीं बनाता है, क्योंकि उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाता है। क्लियर सबको? अगला, इसका नाम क्या है फिर? ये Cl2O4 जो दिख रहा है, क्लोरीन परक्लोरेट। क्लोरीन परक्लोरेट क्या है बताओ? क्लोरीन परक्लोरेट। क्लियर? इसके बाद अपना आता है अगला HCl। अब HCl की प्रिपरेशन करें तो टेस्ट विद एसिड अगर याद हो तो देखना इधर, Cl माइनस में अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो क्या बनता है? HCl, क्योंकि Cl माइनस की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है, वो आगे मतलब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है लेकिन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रेडॉक्स नहीं देता, इसलिए Cl2 नहीं बनता था। ये चीज हमने सॉल्ट एनालिसिस के अंदर भी पढ़ी थी।
और कहां पड़ी थी, हेलोजन के टेस्ट जब चल रहे थे Cl- का, तो आपको याद भी होगा टेस्ट विद एसिड कराया था, Cl- में कंसंट्रेट H2SO4 डाला था तो HCl की व्हाइट फ्यूम्स आई थी। तो यहां पर अब से रिएक्शन कराएंगे, अगर अपन 420 केल्विन पे अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास यहां बनता है NaHSO4 प्लस HCl, और अगर यही NaHSO4 वापस इस NaCl से रिएक्ट करता है 823 पे, तो आगे रिएक्शन हो जाती है और Na2SO4 प्लस HCl बना देता है। HCl की बात करते हैं तो HCl एक कलरलेस गैस है, व्हाइट हो या कलरलेस एक ही बात बोलते हैं हमारे यहाँ पे, ये पता है आपको, कलरलेस गैस होता है, सिंपल है, और पंजेंट स्मेल होता है। क्या बोला था मैंने, कलरलेस गैस है और पंजेंट स्मेल है। ये जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 189 केल्विन और इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 159 केल्विन। इजीली लिक्विफाइड है ये, ठीक है, इजीली लिक्विफाइड है, आसानी से लिक्विडफाई हो जाता है। 189 इसका बॉइलिंग पॉइंट पाया जाता है और ये फ्रीजिंग पॉइंट 159 है, और ये जब फ्रीज होता है तो व्हाइट सॉलिड्स की फॉर्म में फ्रीज होता है, मतलब जैसे आइस टाइप से होते हैं ना, वैसे व्हाइट कलर का सॉलिडिफाई क्रिस्टल बनेगा जब आप इसको फ्रीज करेंगे 159 केल्विन पे। क्लियर सबको, हाँ या ना, बोलो क्लियर सबको। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये क्या पानी में सॉल्युबल है, तो आंसर क्या है, यस, रेडिली सोल्यूबल हो जाता है पानी में। क्यों, क्योंकि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत हाई पाया जाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत हाई पाया जाता है, इसलिए ये H+Cl- में चला जाता है। आया ना, नहीं आया समझ में, बोलो। तो पानी में सोल्यूबल है कि नहीं है एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन वाटर। क्या बोला, एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन वाटर। अब पानी में डिसोसिएट हो जाता है, H+Cl में आसानी से चला जाता है, और इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये NH4Cl बनाता है, और ये NH4Cl का आपको पता है व्हाइट फ्यूम्स पाया जाता है। ये टेस्ट विद, अपन ने पढ़ा भी था कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं HCl की। तो अपन ने पढ़ा था कि अगर टेस्ट ट्यूब में मान लो एसिड डाला, HCl बाहर निकलती है, तो हम पहले से एक ग्लास रॉड पानी में डुबो के, सॉरी अमोनिया में डुबो के यहाँ रखते थे, तो ये HCl इस अमोनिया से रिएक्ट करके क्या बना लेती थी, बोलो, NH4Cl की व्हाइट फिल्म। अमोनिया के लिए भी उल्टा इसका आइडेंटिफिकेशन करते थे कि अगर मान लो अमोनिया बाहर निकल रही है तो हम HCl लेके आ जाते हैं टेस्ट ट्यूब के ऊपर और रिएक्ट करता है तो क्या हो जाता है, बोलो, NH4Cl की व्हाइट डेंस फ्यूम्स। क्लियर सबको। अच्छा, HCl एक एसिड है, एसिड है तो नो डाउट क्या होगा, रिएक्ट करेगा किससे, सॉल्ट से। अब ये सॉल्ट जो रिएक्शन लिखी हुई है ना, ये आप खुद सोच के बताना। ऐसा नहीं लग रहा है डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट HCl है तो आपको पता है सारे के सारे आयंस हैं, और ये आयन सारे फर्स्ट ए के हैं, मतलब सब ग्रुप ए के, क्लास ए के, और आपको पता है सबके अंदर जब जैसे एसिड डालते हैं तो आपके कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस। तो जैसे आप इसको एसिड डालेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, यहाँ CO2, यहाँ भी कौन सी निकलेगी, CO2, यहाँ कौन सी निकलेगी, SO2, और बाकी सबसे Cl- Na से रिएक्ट कर लेगा तो साइड प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, NaCl, NaCl और NaCl। तो रिएक्शन भी हो गई इसकी, ठीक है। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है HCl का, और वो क्या आता है जरा देखना, ये रिएक्शन समझ में आ गई थी ना, टेस्ट विद एसिड से, ठीक है। हाँ, एक्वारेजिया, क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बताओ, एक्वारेजिया। क्या, एक्वारेजिया जो होता है वो 3 पार्ट ऑफ HCl प्लस 1 पार्ट ऑफ HNO3 होता है, और रिएक्शन करके वो NOCl प्लस Cl प्लस H2 बनाता है। ये Cl जो होती है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। एक्वारेजिया का जो कलर होता है वो येलो ऑरेंज होता है। क्या होता है, येलो ऑरेंज होता है। क्या होता है, येलो ऑरेंज, ठीक है। तो अगर आपसे बोले कि एक्वारेजिया का कलर बताओ भाई, तो आप क्या बोलोगे, एक्वारेजिया का कलर बोलो ऑरेंज येलो या येलो ऑरेंज, एक ही बात है। दूसरी बात, कैसे बनता है बताओ, तो आपको पता है कि 3 पार्ट ऑफ HCl और 1 पार्ट ऑफ HNO3। दूसरी बात, तीसरी बात, एक्वारेजिया के अंदर आखिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो आप बोलोगे Cl है। एक्वारेजिया के प्रोडक्ट साइड में क्या आते हैं, तो NOCl प्लस Cl आते हैं।
अब ये जो Cl होती है इसका यूज आपको पता है सबको कि एक्वारेजिया जो है वो नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करने के काम आता है। नोबल मेटल्स को जब डिसॉल्व करने के काम आएगा तो आपको याद है गोल्ड और प्लेटिनम का हम इससे डिसोल्यूशन करते हैं, क्योंकि इससे साथ रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल होते हैं। लेकिन यह इंटरेस्टिंग बात है कि एक्वारेजिया जो होता है वो एक्वारेजिया सिल्वर को डिसॉल्व नहीं करता, डज नॉट डिसॉल्व। सर लिख के दिया था कि जब Ag रिएक्ट करता है तो AgCl बनेगा और AgCl जो बनता है उस AgCl की लेयर बन जाती है सिल्वर के ऊपर चारों तरफ, प्रोटेक्टिव लेयर जो आगे रिएक्ट ही नहीं करने देती उसको, ठीक है। और AgCl खुद इनसॉल्युबल है पानी में। दोबारा से बोलना, Ag एक्वारेजिया से रिएक्ट करके क्या करेगा अपने ऊपर AgCl की प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा और वो प्रोटेक्टिव लेयर जब बनेगी तो वो प्रोटेक्टिव लेयर ही रह जाएगी, फर्दर रिएक्ट नहीं करने देगा उसको, और वो AgCl इनसॉल्युबल है तो AgCl इनसॉल्युबल ही रह जाता है AgCl पानी में भी और एक्वारेजिया में भी। क्लियर सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सिल्वर क्यों नहीं डिसॉल्व होता जबकि गोल्ड और प्लेटिनम डिसॉल्व हो रहे हैं। आया ना? दोबारा से बोलूं, प्रोटेक्टिव लेयर बना, शीट वीट में कहीं लिखा हुआ नहीं है इसलिए नोट कर लेना, इसको लिख लेना। और ये सवाल आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल मेटल डजंट डिसॉल्व इन एक्वारेजिया? आंसर है सिल्वर, Ag। क्लियर? रीजन आपसे पूछे तो क्या दोगे? डिसॉल्व क्यों नहीं? क्योंकि अपने ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है किसकी? AgCl की, और वो फर्दर रिएक्ट नहीं करने देता, इसलिए वो सॉल्युबल नहीं हो पाता इसमें। ठीक है, तो ये भी आपकी बात खत्म होगी। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? सिंपल है। अब देखो आगे, क्लियर? अब इधर देखो मेरी तरफ। अब इसके HCl के यूज की बात करें तो HCl आपको सबको पता है किस में यूज होगा, तो Cl2 के लिए, क्योंकि HCl में रिएक्ट करा दो Cl2 बन जाती है तुरंत। डेकेन्स प्रोसेस पिछली क्लास में भी पढ़ा था। दूसरा NH4Cl के भी प्रिपरेशन में काम आता है, अभी पढ़ा था, अमोनिया से रिएक्ट करा दो NH4Cl बन जाएगा। तीसरा एक और होता है ग्लूकोज बनाने के लिए, कॉर्न स्टार्च जो होता है उससे हम ग्लूकोज बनाने में इसका यूज करते हैं। तो पहला इसका यूज आप बोल सकते हो, तो आपसे पूछेगा तो Cl2 प्रिपरेशन में, NH4Cl प्रिपरेशन में, और तीसरा आपका बोलो कॉर्न स्टार्च से ग्लूकोज बनाने में। दूसरा होता है इसका यूज फॉर प्यूरिफाइंग, या यूं कहो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लू फ्रॉम बोन्स। बोन्स में से ग्लू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इसका यूज होता है, और प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक। अब ये बोन ब्लैक क्या होता है सर, इसको समझना जरूरी है। बोन ब्लैक कुछ भी नहीं, कार्बन का एक सॉलिड क्रिस्टल होता है, ये है ना। मतलब इसको पहले जलाया जाता है खूब सारा, रेडिश करके पूरा जला लेते हैं। जलाने के बाद जो बोन्स होती हैं उस बोन में से जो ब्लैकिश कार्बन पार्टिकल निकलते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं डिसॉल्व करके HCl में। तो इसको कहा जाता है फॉर प्यूरिफाइंग, ठीक है ना, बोन ब्लैक। इसके बाद आपको पता है लेबोरेटरी रिएजेंट में भी काम आता है और मेडिसिन में भी इसका यूज किया जाता है HCl का। किस में यूज किया जाता है? मेडिसिन में और लेबोरेटरी रिएजेंट में। अब जो HCl की सबसे खास बात होती है, वो खास बात पता है क्या है? कि HCl एक एसिड है, हाँ या ना? ये हमारे पेट में भी होता है अगर आपको पता हो तो। और पेट में ये क्या काम करता है आपको पता है? पेट के अंदर हमारे जो फूड हम खाते हैं उस फूड को डाइजेस्ट करने के भी काम आता है। इसका बायोलॉजिकल यूज है। जो हमारा स्टमक होता है उस स्टमक के अंदर खूब सारा HCl भरा होता है, और इसी वजह से जब कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको नाम सुना अल्सर वर्ड आता है, अल्सर वर्ड का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पेट में कभी कभी कोई स्किन हट जाती है तो HCl जो है उसको, क्योंकि एसिड है HCl, वो उससे टच कर रहा था जिसकी वजह से क्या होता है? जलन होने लगती है। ठीक है, तो HCl का एक काम हो गया हमारे बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट भी कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है जल्दी बताओ? फूड डाइजेस्ट। ठीक, अब एक खास बात होती है कि वेजिटेबल्स और ऑर्गेनिक जो है, क्या बोला? इसको समझना क्योंकि डाउट आएगा इसके अंदर। वेजिटेबल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करने के भी काम आता है, या ब्लीच करने के भी काम आता है, ब्लीच बोल सकते हैं, ब्लीच करने के भी काम आता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। अब आप सोचोगे साला HCl कैसे ब्लीच कर सकता है, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है। इसीलिए एक लाइन बोली उसने मॉइस्चर, क्योंकि HCl पानी से रिएक्ट करेगा तो आपका HOCl के अंदर जाएगा मॉइस्चर में, और HOCl में जो ऑक्सीजन है वो ब्लीच करेगी। ठीक है, तो मॉइस्चर की प्रेजेंस में HOCl बनने से वो जो आपका O आएगा वो O इसको ब्लीच करने के काम आता है। और आपको पता है कि इसका ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होता है। इसका ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होता है। इसका ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है? परमानेंट। क्लियर?
चलो तो HCl भी समाप्त हो गया। इसके बाद आपका आता है इंटर हेलोजेंस। क्या आता है? इंटर हेलोजेंस। चलो अब इंटर हेलोजन क्या होते हैं सर? बहुत इजी है। इंटर हेलोजन, दो या दो से ज्यादा हेलोजन मिलकर के जब कोई कंपाउंड बनाएगी तो उसे इंटर हेलोजन कहा जाएगा। दो या दो से ज्यादा, ठीक है, हेलोजन मतलब दो टाइप की हेलोजन उसके अंदर होनी चाहिए, दो टाइप की, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इनका कॉमन फॉर्मूला बोला जाता है x x डैश 3 x डैश 5 x डैश 7। क्लियर? तो ये आपके इंटर हेलोजन कहे जाते हैं। तो इंटर हेलोजन होती है जब दो टाइप की हेलोजन आपस में मिलकर के कोई कंपाउंड बनाती है तो उस कंपाउंड का नाम इंटर हेलोजन कहा जाता है और इंटर हेलोजन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस रिप्रेजेंटेशन में ये जो एटम होगा इसका साइज हमेशा क्या होगा? बिग यानी लार्ज, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी इसकी? लेस। ये जो एटम होगा वो साइज क्या रखेगा? स्मॉल, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या होगी? हाई। ठीक है, इस तरह के जो इंटर हेलोजेंस होते हैं वो जनरली ब्रोमीन और आयोडीन सेंट्रल एटम हो तभी बनते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हेलोजन अपने पास जोड़ने, बहुत सारे हेलोजन तभी जुड़ेंगे जब सेंट्रल एटम जो होगा वो सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होगा, क्योंकि वो तभी जोड़ सकता है। और ये तभी बनेंगे इसके साथ जब ये फ्लोरीन हो। क्या हो? फ्लोरीन। तो इसीलिए कभी कभी हम बोलते हैं ना ClF7, तो ClF7 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये साइज जो है वो क्या होता है? ब्रोमीन या आयोडीन के साथ ही बन सकते हैं ये वाले, इसके साथ नहीं बनेंगे। तो आपने एक केमिकल बॉन्डिंग के अंदर डाउट भी आता था, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, तब आपके ClF7 उसमें ऑप्शन। तो ClF7 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, ये समझ में आ गया? क्योंकि इट इज इंटर हेलोजन। इंटर हेलोजन में 7 वाला तभी बनेगा जब यहां पर ब्रोमीन या आयोडीन होगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने आयोडीन ही पढ़ा है, IF7 है ना। बोलो। चलो, तो ये इंटर हेलोजन की बात कर रहे थे अपन, वापस कंटिन्यू। तो इंटर हेलोजन में ये समझ में आ गया आपको कि इसका साइज बड़ा होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। अब जैसे एग्जांपल अपन लेते हैं इसका ICl, तब ICl में देखो आयोडीन का साइज बड़ा है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम है, और ये Cl है, इसका साइज जो है वो क्या है? छोटा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब इसकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो प्रिपरेशन अगर हम बात करें तो बताओ, Cl2 प्लस F2 अगर मिलाएं तो Cl2 प्लस F2 के अंदर आप देखो क्या बनेगा? बोलो। 473 केल्विन पर अगर हम बात करें तो ClF बन जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर Cl2 की जगह F2 ज्यादा कर दें मान लो, और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दें, तो ये ClF3 बन जाएगा। ठीक है, बढ़ा दो तो। इसी तरह से सेम अगर यहां पर मैं क्या करूं, I2 प्लस Cl2 कर दूं तो ये ICl बन जाएगा। और अगर I2 प्लस Cl2 एक्सिस में लगा दूं यहाँ पे तो ये ICl3 बन जाएगा। सेम ऐसे कैसे Br प्लस F2 कर दूं, ठीक है 3, तो BrF3 बन जाएगा। और अगर ब्रोमीन प्लस 5F2 कर दूं तो BrF5 बन जाएगा। हाँ या ना? ठीक, तो ये पर्टिकुलर वाला जो होता है वो सिर्फ आयोडीन के साथ ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, IF7। क्लियर? तो इंटर हेलोजन समझ में आया कुछ कुछ? क्लियर? अब इंटर हेलोजेंस की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो इंटर हेलोजेंस जो होते हैं वो सारे के सारे डायामैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं? डायामैग्नेटिक। क्या? डाया। जैसे अगर मैं बात करूं ICl, अब आप सोचो खुद ही, ये यहां क्या आएगा? प्लस और या माइनस। क्या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा? नहीं। तो कैसे होंगे ये? डायामैग्नेटिक। और कोवेलेंट भी हैं, देखो आप कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यार जितने भी इंटर हेलोजेंस हैं वो सारे के सारे कोवेलेंट भी होते हैं और डायामैग्नेटिक भी होते हैं। ठीक, पहला स्टेटमेंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये सारे के सारे जो है वो अगर अपन बात करें इनकी फिजिकल स्टेट की बात कर रहा हूं तो वोलेटाइल, सॉलिड और लिक्विड होते हैं। क्या बोला जल्दी बताओ? वोलेटाइल, सॉलिड और लिक्विड। वोलेटाइल, सॉलिड और लिक्विड होते हैं सभी एक्सेप्ट ClF। ClF क्या होता है? गैस। ClF क्या होगा? गैस। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है वो रूम टेम्परेचर पे, अभी क्या बताया मैंने, वोलेटाइल, सॉलिड और लिक्विड होते हैं।
वो रूम टेम्परेचर आप सबको पता है 298 केल्विन, और एक ClF आपका क्या होगा यहाँ पे, गैस। अब अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जनरली इनकी जो होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, या कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो जनरल होगी वो इंटरमीडिएट होगी। जैसे ICl है सपोज, तो वो इंटरमीडिएट होगी इन दोनों हेलोजेंस के बीच की, मतलब I और Cl के बीच के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी लाई करेगी, एक्सेप्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके हायर होते हैं, और वो मैंने पढ़ाए थे वीक फोर्स में। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बोलो। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, जल्दी बोलो। हायर। क्यों होते हैं ये मैंने आपको कहाँ बताया था, जैसे मैं एग्जांपल भी यही ले लेता हूँ, PR2। ये आपका नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर होगा तो इसमें LDF लगेगा। ये पोलर होगा तो इसमें आपका डाइपोल डाइपोल लगेगा। तो आपको याद होगा आपने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में क्या बोला था, इसका ज्यादा होगा। तो इंटर हेलोजन जो भी होंगे उनका, जल्दी बोलो, इंटर हेलोजेंस जो भी होंगे उनका हमेशा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, जनरली ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, किससे, हेलोजन से, क्योंकि इनमें पोलैरिटी आती है। क्या बोला, जनरली ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, किससे, हेलोजन से। क्यों, क्योंकि ये पोलर होते हैं, और पोलर होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, और ये हमेशा हेलोजन से ज्यादा होंगे, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन आपको पता है ये सबसे ज्यादा रिएक्ट होता है, सबसे ज्यादा रिएक्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये अंधेरे कमरे में भी रिएक्शन कर लेता है, ये अंधेरे कमरे में भी रिएक्शन कर लेता है। दोबारा बोलो, अंधेरे कमरे में भी, बोलो, रिएक्शन कर लेता है, इसलिए, जल्दी बोलो, अंधेरे कमरे में भी रिएक्शन कर लेता है, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इंटर हेलोजन की रिएक्टिविटी जनरली हेलोजन से ज्यादा होती है, एक्सेप्ट फ्लोरीन। उसके बाद हम बात करते हैं इनके हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, अगर याद हो तो, और नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा सा फिर बता देता हूं। ये आप देखो X X डैश, इसको अपन ऐसे भी ले लें अगर कि ICl, तो ये I प्लस प्लस Cl माइनस होगा। हाइड्रोलिसिस का एक की पॉइंट मैंने बताया था, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा या सेंट्रल एटम, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या बनेगा, एसिड। तो I+1 में है तो +1 वाला एसिड क्या होता है, HOI प्लस, अब ये Cl बचा तो HCl, तो इंटर हेलोजन बना दिए। इंटर हेलोजन का हाइड्रोलिसिस जो होगा उसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, क्या कि जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वही एसिड बनेगा, ये आ गया एसिड। तो इसमें एक खास बात होगी कि इंटर हेलोजन के हाइड्रोलिसिस में ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड दोनों एक साथ बनते हैं। इंटर हेलोजन में जल्दी बताओ, ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड्स, जल्दी बताओ, एक साथ बनते हैं, हाँ या ना, सिंपल है। ये आपका इंटर हेलोजन भी समाप्त। अब अगला है सूडो हेलोजन। कौन है ये, सूडो हेलोजन। अब सूडो एक ऐसा वर्ड होता है, इसका मतलब होता है जो चीज नहीं होती लेकिन फिर भी दिखाई देती, मतलब उसकी तरह दिखती है, मतलब जो नहीं है, आप समझ रहे हो बात को, डुप्लीकेट जिसे कहते हैं। सूडो हेलोजन का मतलब होगा ऐसा कंपाउंड या ऐसा आयन जो हेलोजन नहीं है लेकिन हेलोजन की तरह प्रॉपर्टी रखता है, और उसमें कम से कम एटलीस्ट एक नाइट्रोजन होना चाहिए, और वो यूनी नेगेटिव होना चाहिए। यूनी नेगेटिव मतलब -1। ये एक -2 वाला है, बाकी सारे के सारे -1 है। तो जनरली वर्ड इसलिए आता है कि जनरली सूडो हेलोजन उन्हें कहा जाता है जो एटलीस्ट एक नेगेटिव और एक नाइट्रोजन रखते हैं, उन्हें कहा जाता है। जनरली वर्ड बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ बाइवेलेंट है, ये इसके अंदर 2 नेगेटिव है, ठीक है। इसका नाम होता है साइनेमाइड आयन। क्या नाम होता है, साइनेमाइड आयन, क्या, साइनेमाइड, ठीक। अब डेफिनेशन फिर से बोल रहा हूं, एटलीस्ट एक नाइट्रोजन एक नेगेटिव होना चाहिए, और वो हेलोजेंस की तरह प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। जैसे मैं कहूं CN- मोस्ट कॉमन सूडो हेलोजन है। दोबारा बोलना, क्या बोला मैंने, Cl- मोस्ट कॉमन सूडो हेलोजन है। क्या बोला, जल्दी बताओ, मोस्ट कॉमन सूडो हेलोजन है। क्यों, उसका रीजन देखो, हेलोजेंस के साथ ये प्रॉपर्टी कैसे शो करता है। लाइक Cl- की बात करें तो Cl- Cl2 बनाता है, ये भी Cl2 बनाता है ऑक्सीडाइज होकर के CN2। इसका Ag के साथ रिएक्शन करके AgCl बनता है, ये भी AgCN बनाता है। ये व्हाइट PPT पानी में सॉल्युबल नहीं होता, ये भी व्हाइट PPT पानी में सॉल्युबल नहीं होता। ये CuCl(4) - 2 एक कॉम्प्लेक्स बना सकता है, ये भी आपका एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है।
सोडियम के साथ इसका कंपाउंड NaCl सॉल्युबल होता है, तो इसका भी सोडियम के साथ कंपाउंड सॉल्युबल होता है। तो ये आपका सूडो हेलोजेंस कहलाती हैं, क्योंकि उसकी तरह प्रॉपर्टी शो करती हैं। अब जैसे आपसे एक सवाल पूछा उसने कि क्या RCO माइनस क्या ये सूडो हेलोजन है, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं है। एक नाइट्रोजन और एक नेगेटिव चार्ज होना कंपलसरी है, ठीक है, पक्का। क्या ये सूडो हेलोजन है? नहीं, ये सूडो हेलोजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है बताओ? इसके अंदर एक नाइट्रोजन नहीं है। हाँ या ना? बोलो। ये वाला है क्या? हाँ है, इसको बोलते हैं फुलमनिक आयन। अगर इसमें H लगा दें तो ये फुलमनिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो फुलमिनिक एसिड, फुलमिनिक आयन, क्या वो सूडो हेलोजन है? हाँ, सूडो हेलोजन है। क्लियर सबको? ये आपका 17th ग्रुप भी समाप्त। चलो नोबल गैस की बात करते हैं। तो नोबल गैस के अंदर कौन कौन से आती हैं जरा बताओ? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। और इन सब का अगर कॉन्फ़िगरेशन बात करेंगे तो NH2 और NP6 आता है। फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैसेस का, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और रेडॉन आपको सबको पता है क्या होती है? रेडॉन आप सबको पता है रेडियो एक्टिव होती है। इधर देखो, तो ये आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन आ गया। NH2 NP6। क्लियर सबको? अब पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो अकरेंस जो अपन देखें, तो अकरेंस की बात अपन जब करते हैं तो नोबल गैसों का जो अकरेंस होता है वो बहुत कम पाया जाता है नेचर के अंदर, आप सबको पता है। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर पाई जाने वाली गैस होगी तो वो सिर्फ एक होगी, वही आर्गन। हाईएस्ट जो है नोबल गैसों में पाई जाने वाली जो गैस है वो कौन सी है? बोलो, आर्गन। और एक खास बात जो मैंने बताई कि जितनी भी गैसें हैं वो सब एटमॉस्फेयर में पाई जाएंगी। यानी कि अगर गैसों की बात करें तो जितनी भी नोबल गैसें हैं उनका सबका एटमॉस्फेरिक अकरेंस पाया जाता है, एक्सेप्ट रेडॉन। रेडॉन का नहीं, क्योंकि रेडॉन रेडियो एक्टिव है, तो ठीक है, रेडॉन को छोड़ के। दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या याद हुआ कि जो अर्थ क्रस्ट में, मतलब जो गैसेज है उन सब में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है नोबल गैसों में से? आर्गन। दो बात समझ में आई। तीसरी बात जो समझनी है कि अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक एविडेंस की, तो 1%, मतलब जितनी भी एटमॉस्फेयर के अंदर आपके जो है वो गैसेज हैं, एटमॉस्फेरिक एविडेंस के अंदर 1% जो है वो ड्राई एयर के अंदर भी पाई जाती है, और उसमें सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाएगी? ये आर्गन। क्लियर सबको? अब आर्गन की बात करें तो ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हीलियम और समटाइम्स जो है वो नियॉन, ये आपके जो है वो पाई जाती है किसमें? बोलो। रेडियो एक्टिव जो मिनरल्स होते हैं उनके अंदर भी एज ए आपके कंपोनेंट थोड़ा सा ये पाए जाते हैं। और रेडियो एक्टिव में जैसे पहला अगर अपन बात करें पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड जो होता है वो U38 होता है, ठीक है, तो पिच ब्लेंड के अंदर भी ये पाई जाती हैं। दूसरा आपको पता होगा, ठीक है, मोनोजाइड। मोनोजाइड जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये मोनोजाइड जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड फॉस्फेट का मिक्सचर होता है एक्चुअली, और उसके अंदर कई सारे जो एलिमेंट हैं, ये मोनोजाइड का कंपोजिशन होता है एक्चुअली, तो इसके अंदर भी ट्रेसेस फॉर्म में पाए जाते हैं ये, ठीक है। तीसरा होता है आपका एक लीवाइट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो UO2 होता है। तो ये समटाइम्स जो है वो हीलियम और समटाइम्स नियॉन, समझ गए बात को? ये आपके जो है वो रेडियो एक्टिव जो आपके वो मिनरल्स होते हैं या ओर होते हैं उनके अंदर भी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर हीलियम का बात करें तो हीलियम का जो मेन सोर्स है वो आप सबको पता है कौन है? हीलियम का मेन सोर्स कौन है? नेचुरल गैस। कौन है? नेचुरल गैस। क्लियर सबको? यहां तक की बात समझ में आई? हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो। अब अगर हम बात करें इसमें आगे की, तो आर्गन और नियॉन, क्या बोला जल्दी बताओ? आर्गन, सॉरी आर्गन क्या, जीनॉन एंड रेडॉन, ये आपके रेयरेस्ट एलिमेंट होती है। क्या बोला मैंने? रेयरेस्ट एलिमेंट है इसके नोबल गैसों के अंदर बात करते हैं तो, जिसमें से आपको पता है कि जो रेडॉन होती है उसको कैसे बनाया जाता है। तो अगर उसकी बात करें हम,
तो आपको पता है एक हीलियम पार्टिकल बाहर निकाल दो इसमें से, तो आपके क्या बनता है, ये तो 2 तो यहाँ से कम होंगे रेडॉन में, तो कितना बनेगा ये 86, 4 यहाँ से कम होंगे तो कितना बनेगा, ये 26 था। ठीक है, तो ये आपके पास रेडॉन बनता है। तो रेडॉन जो होता है वो किससे बनता है, डिके ऑफ रेडियम, रेडियम के डिके से बनता है रेडॉन। तो ये इनकी आपकी प्रॉपर्टी की बात करें अब अपन, क्योंकि ये तो इनकी बात जनरल बात हो गई। ठीक है, अब उसके बाद जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं इनके अंदर, तो प्रॉपर्टी के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है NH2NP6, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है बताओ, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अगर आपको याद आ रहा हो तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, डाउन द ग्रुप अगर हम बात करते थे तो LDF नॉन पोलर है ये, LDF लंदन डिस्पर्जन फोर्स बढ़ता था। तो मैंने कहा था लंदन डिस्पर्जन फोर्स बढ़ेगा, नॉन पोलर है, साइज बढ़ने पर लंदन डिस्पर्जन फोर्स बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक, ये 2 चीजें हमने वान डर वाल फोर्स में पढ़ी हुई हैं। अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई। रेडियाई तो आपको पता ही है वैसे ही, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। तो रेडियाई क्या होगी, ये भी बढ़ेगी, ये रेडियाई बढ़ गई। आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर ले तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, आया ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है क्योंकि इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है और वो इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा नहीं रखते। ये इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा नहीं रखते, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। क्लियर सबको। बॉइलिंग पॉइंट वाली जब बात कर रहे थे तो बॉइलिंग पॉइंट में एक खास बात आपको पता होनी चाहिए कि जो हीलियम होता है उस हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 269 होता है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करते तो उसका होता है 4.2 के। सभी एलिमेंट्स में जितने भी पाए जाते हैं उनमें सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, क्लियर। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो -269 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे तो 4.2 केल्विन। ठीक है, और जितने भी एलिमेंट है उनमें सबसे कम होता है इसका। क्लियर, तो एटॉमिक रेडियाई आपको समझ में आ गई, आयनाइजेशन एनर्जी समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ में आ गई। उसके बाद आपने कहा कि ये मेल्टिंग पॉइंट समझ में आ गया, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया, सॉल्युबिलिटी आपको पता है ये स्पैरेंगली सॉल्युबल होती हैं, ये भी हमने वान डर वाल फोर्स में पढ़ा था। ठीक है, और वो सॉल्युबल होने का रीजन भी बताया था अपन ने, डाइपोल पानी है और नोबल गैस नॉन पोलर है तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर आया ना। तो अब अपन बात करें अगर इसकी, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की बात समझ में आ गई। अब डेंसिटी की बात करो तो डेंसिटी भी वही आएगी, इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, यानी कि हीलियम से लेकर के जीनॉन तक बढ़ेगी। ठीक है, तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो ये आपकी इनकी प्रॉपर्टीज की बात हो गई। अब जनरल बात करते हैं अपन, तो ये सारे के सारे मोनो एटॉमिक गैस है। ये क्या है, मोनो एटॉमिक गैस। ये क्या है जल्दी बताओ, मोनो एटॉमिक गैस। ये सब मोनो एटॉमिक गैस है। ठीक है, पहला पॉइंट हमेशा याद रखना इनका, मोनो एटॉमिक गैस है। और दूसरा ये सब कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। कैसी है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। कैसी है जल्दी बताओ, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। लेस लगा देना सब में, चाहे कलर पूछे लेस, ऑर्डर लेस, टेस्ट लेस। नहीं आया समझ में, सिंपल है, हाँ या ना। तो अब आप बात करें तीसरी, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी अभी बताई थी मैंने कि सॉल्युबिलिटी स्पैरेंगली सॉल्युबल इन वाटर होती है, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है कि इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। क्लियर, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, सिंपल है। अब आगे की बात करते हैं। ठीक, तो यहां पर अपन नोबल गैसों की बात कर रहे थे, तो नोबल गैस के अंदर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने का रीजन आपने क्या दिया, बोलो, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंक्रीज होगा या कौन सा फोर्स होगा, सोचो। बोलो,
हाँ, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अभी तो बताया था, ठीक। अब वही वाली बात है कि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो नीचे आने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इनका, बढ़ेगा। उसका रीजन अभी बताया मैंने, एलडीएफ लंडन डिस्पर्जन फोर्स, यानी इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन नीचे आने पर बढ़ता है और ये वीक फोर्स होते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं होते, डाउन द ग्रुप आने पर घटते हैं या बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट अभी बता ही दिया आपको, सबसे कम होता है 4.2 केल्विन, क्लियर। अब जो बात कर रहे हैं अपन वो है कि केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज की जब बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी की एक खास बात ये होती है कि ये रिएक्ट ही नहीं करना चाहती, क्योंकि इनका जो आउटर शेल है वो पूरा भरा होता है, तो लेस रिएक्टिव होती हैं। फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, लेस रिएक्टिव होती हैं। क्यों, उसका रीजन आपसे पूछे तो देंगे, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है पहला, और दूसरा आपको ये बोल रहा है कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, और इनकी, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। तो दो ऑप्शन आपके पास आएंगे, पहला केमिकल इनर्टनेस क्यों होती है नोबल गैसों की, तो उसका रीजन देंगे बिकॉज ऑफ फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा आप क्या देंगे कि इनमें हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, ठीक। इसके बाद अपन ने एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब नोबल गैस रिएक्ट नहीं करती है, तो पहले ये माना जाता था कि रिएक्ट नहीं करती हैं और इन्हें इनर्ट कहा जाता था, ठीक है। बाद में 1962 की बात है। अब 1962 में एक साइंटिस्ट थे बार्टलेट एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे O2PTF6 का। तो O2 और PTF6 की रिएक्शन जब देख ली उन्होंने, तो उन्होंने क्या पाया कि रिएक्शन हो गई, ये कंपाउंड बन गया रेड कलर का आयनिक कंपाउंड बन गया। ये रेड कलर का ये आयनिक कंपाउंड बन गया तो उनका दिमाग खराब हो गया। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास एक डेटा पड़ा हुआ था, और वो डेटा था O2 और जीनोन की आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा। एक डेटा पड़ा हुआ था O2 और जीनोन की आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा, और वो अप्रोक्सीमेट क्या थी, सेम। यानी अगर आप बात करें, इसकी थी 1175, ठीक है, और इसकी थी आपकी 1170। तो आप दिमाग की बत्ती जलाओ कि 1175 में से अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल करके कंपाउंड बना रहा है आयनिक, तो इसका मतलब ये जीनोन में से भी इलेक्ट्रॉन निकाल करके बना सकता है। ये सोचते हुए उन्होंने रिएक्शन करा दी, रिएक्शन कराई तो उनका दिमाग खराब हो गया जो उनके पास था, क्योंकि रिएक्शन हो गई। क्या बना वो, PTF6, ये भी रेड कलर का आयनिक कंपाउंड था। ये फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड ऑफ नोबल गैस था जो बना था, ठीक है, 1962 में फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। दोबारा से बोलना, क्या बोला जल्दी बताओ, फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड ऑफ नोबल गैस, पक्का? तो फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड ऑफ नोबल गैस था जो कि ये बना था, हाँ या ना, सिंपल है। तो ये आपके पास आपका इंफॉर्मेशन आ गई। अब इसके बाद आता है आपका कंपाउंड ऑफ हेलोजेंस। उनमें आपका आएगा पहला हैलाइड्स, नोबल गैस हैलाइड। अब नोबल गैस हैलाइड में भी अगर हम बात करें तो आप देखो, अगर मैं नीचे की तरफ आऊं तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन। अगर मैं डाउन द ग्रुप आता हूं तो डाउन द ग्रुप आने पर साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? साइज अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब इसका आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी वो इसी की होगी, इसलिए सबसे ज्यादा कंपाउंड इसके पाए जाते हैं। क्रिप्टन तक भी आप देखो तो KrF2 पाया जा चुका है। रेडॉन की बात करें तो रेडॉन का भी RnF2 पाया जा चुका है, और इनका पता लगता है रेडियो ट्रेसर टेक्निक मेथड से, ठीक है, तो ये पाए जा चुके हैं। बाकी अभी कंपाउंड नहीं पाए जा चुके क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं हैलाइड्स ऑफ नोबल गैस, यानी कि जीनोन के हैलाइड। अगर मैं Xc प्लस F2 की रिएक्शन करा दूं तो XeF2 बन जाएगा, लेकिन अगर मैं Xc प्लस F2 की रिएक्शन मैं अगर इसको ज्यादा ले लूं 1:, ठीक है, 20 के आसपास ले लूं तो क्या बन जाएगा, 1:5, तो क्या ले लूं, XeF4। और अगर मैं इसको और ज्यादा ले लूं तो या एक्सिस के अंदर ले लिया अगर मैंने इसको, तो क्या बन जाएगा, XeF6। XeF6 की स्ट्रक्चर आपको याद हो तो मैंने बताई थी, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल होती है। XeF6 की स्ट्रक्चर बताओ क्या होती है, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, हाँ या ना?
बोलो, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। तो ये अगर आप लेते हो, मैंने अभी बताया 1:2 रेशो अगर लेंगे तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन पे हो जाएगी, ये 1:5 रेशो पे हो जाएगी, 1:x इसमें ले रहे हैं तो 20 पे हो जाएगी। ठीक, हाँ या ना? ये तो 3 रिएक्शन है और तीनों की आपकी बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है, सोचो क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर। आपको बाकी स्ट्रक्चर तो समझ में आ जाएंगे, लेकिन इसके लिए आप भूल जाओगे, तो मैं बता देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन था sp3d3 और इसकी स्ट्रक्चर थी कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। एक बार नोट्स को रिवाइज करना है, बॉन्डिंग के अंदर उसमें लिखा हुआ है आपके पर्टिकुलर कि भाई इसके अंदर ऐसा ऐसा होता है, आया ना? अब देखो, अगर मैं HCF4 की रिएक्शन O2F2 से करा दूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी बताओ। प्रोडक्ट बनेगा HCF6 प्लस O2। ये रिएक्शन आपको मैंने बोला भी था पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिर से वही प्रोडक्ट आ गया, देखो आप, आया ना? वो प्रोडक्ट आया नहीं आया, बोलो। तो अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो O2 भी बन रहा है और वही प्रोडक्ट आ रहा है और यही रिएक्शन है इसका। 143 केल्विन पर ये टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछ सकता है कि इसकी रिएक्शन इससे कराने पर ये बन गया और इसकी इससे कराई तो ये बना, इसकी इससे कराई तो वापस ये आ गया। मतलब इस तरह से कनेक्ट करेगा तो आप कंफ्यूज ना हो। क्या बोला, जल्दी बताओ मैंने, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक। इसके बाद आता है केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस। पहला हाइड्रोलिसिस की अगर हम बात करें HCF2 के, तो अगर हाइड्रोलिसिस आपको याद आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको ऐसे बताया था कि अगर मैं वाटर लूंगा जनरली तो यहां बनेगा HCOH2, पर ये अनस्टेबल होता है, ये टूटेगा HCO में, ये भी क्या होता है, अनस्टेबल, टूट जाएगा Hc+O2 में। तो अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट की बात करूंगा इसके हाइड्रोलिसिस से, तो ये जो है इसमें आपका होना क्या चाहिए था, 2 HF बाहर निकलेंगे ये और OH जुड़ेगा, ये अनस्टेबल था टूट गया, ये भी अनस्टेबल था टूट गया इसमें। तो फाइनली प्रोडक्ट अगर आप देखो तो यहां बनेगा Hc+O2+HF। तो ये इसका हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट आ गया, आया ना। अगर मैं HCF4 के हाइड्रोलिसिस की बात करता हूं तो आप जनरली देखो क्या बनेगा, HCOH4+HF, पर ये अनस्टेबल होता है, ये टूट जाता है HCO2+H2O में, ये भी अनस्टेबल होता है, ये फिर टूटेगा डिस्प्रोपोर्शनेट होकर के HCXO3+O2, यानी फाइनली प्रोडक्ट तो ये और ये HF बना, आया ना। ये सब आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी एक्सप्लेन किया था मैंने, मिटा दो इसको। फाइनल प्रोडक्ट क्या बना बताओ, XeO3O2+HF। क्लियर सबको, हाँ या ना, बोलो। तो ये इसके हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट हो गए। अगला देखो, XeF6 की बात करें अगर हाइड्रोलिसिस की, तो ये स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस आपको बताया था। HCOF4+HF, पहले यहां से क्या बाहर होगा, 2 HF हाइड्रोजन के साथ जाएंगे और एक ऑक्सीजन जुड़ गया। अब इसका मतलब एक ऑक्सीजन अंदर जुड़ेगा, देखना जरा, एक ऑक्सीजन अंदर जुड़ेगा और अंदर जुड़कर बनाएगा HCO2F2+HF फिर से, और HCO2F2 फिर रिएक्ट करेगा, और बनेगा HCO3+HF। ये कहलाता स्टेप, क्या कहलाता है ये, स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस। क्या कहलाता है जल्दी बताओ, स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस। ये प्रोडक्ट आते हैं बेटा, सवाल पूछेगा कि XeF6 के स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस से क्या बना, तो आंसर आएगा ऑप्शन में XeO4 बनता है, XeO2F2 भी बनता है स्टेप वाइज। लेकिन जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की बात होगी तो कैंसिल हो जाएंगे। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के अंदर आपके पास ये XeF6H2O और ये बनाएगा आपका XeO3+HF। तो आप अगर पूछा जाए, ध्यान सुनना, कि XeF6 के हाइड्रोलिसिस से बनेगा,
तो सिर्फ ये और ये बनेगा, ये नहीं बनेंगे, क्योंकि ये बीच में बनते इंटरमीडिएट नहीं बोले जाते। जब तक क्वेश्चन में स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस वर्ड इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक आप आंसर नहीं देंगे। क्या बोला जल्दी बताओ? जब तक आपको स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस बोलो नहीं बोलेगा तब तक आपको आंसर नहीं देना है। क्लियर सबको? आया ना? ये रिएक्ट करके XeO3 + HF बनेगा। ठीक, अब अगर मैं इसका एल्कलाइन मीडियम में कराऊं, एल्कलाइन मीडियम यानी कि हाइड्रोलिसिस इन एल्कलाइन मीडियम, तो सोचो क्या होगा। अगर HCF6 का एल्कलाइन मीडियम में कराया जाए तो मैं आपको पहले इसका एक तरीका बताता हूं। जब नॉर्मली हाइड्रोलाइज हो रहा था तो XeO3 + HF बन रहा था, आया ना? XeO3, ठीक है। अगर एल्कलाइन मीडियम होगा तो बेसिक मीडियम ऐसे होगा, आपको याद करने के लिए बताता हूं, इसमें जोड़ दो इसको, H जुड़ा, Xe जुड़ा, O4-, इसका नाम होता है जीनेट आयन। और जीनेट आयन भी क्या होता है? अनस्टेबल। तो ये टूटेगा और ये टूट करके बनाता है XeO6-4- + Xe + O2। ये जो Xe है इसका नाम होता है परजीनेट, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ऑक्टाहेड्रल परजीनेट आयन Xe + O2 किससे बना? ये बोलो किससे? एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस HCF6 का। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एल्कलाइन मीडियम में जो हाइड्रोलिसिस है। क्लियर सबको? तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से कौन सा बनेगा? परजीनेट। ये इंटरमीडिएट है इसलिए इसको मत बोलना, फिर से बोल रहा हूं, फाइनल प्रोडक्ट ये है, वो नहीं है, वो तो टूट गया, वो भी नहीं बना, सीधा ये और ये बोलना है आपको, और HF। ठीक है, तो फाइनली प्रोडक्ट इससे रिएक्शन हुई और ये बना है। क्या बोला जल्दी बताओ? फाइनली रिएक्शन हुई और इससे ये बना है, हाँ या ना? क्लियर? चलो अब ये जो जीनोन के जो फ्लोराइड्स होते हैं ना, वो दो तरह से होते हैं, ध्यान सुनना। वो क्या होते हैं? फ्लोरीनेटिंग एजेंट भी होते हैं, फ्लोरीन देते हैं आसानी से। ठीक है, अच्छा, ये हैलाइड डोनर भी होते हैं और हैलाइड एक्सेप्टर भी होते हैं। जैसे मान लो आपके बाबूजी और आपकी सिचुएशन क्या है कि अगर आप बाबूजी के पास जाएंगे तो बाबूजी से पैसे लेंगे, तो आप क्या होगे? एक्सेप्टर। लेकिन अगर आप अपने किसी ऐसे दोस्त के पास गए जिसको पैसे की जरूरत है, तो हो सकता है आप पैसे दे भी दें उसको, तो आप क्या हुए? डोनर। तो आपने लिए एक्सेप्टर, आपने दिए डोनर, यानी आप दोनों कैटेगरी में आ गए। क्या कैटेगरी में आए जल्दी बताओ? आप एक्सेप्टर भी हो और आप डोनर भी हो। दोबारा से बोलो, आप एक्सेप्टर भी हो और आप डोनर भी हो। क्लियर? क्या बोला जल्दी बताओ? यानी कि हैलाइड जो है वो ये डोनर भी होते हैं और एक्सेप्टर भी होते हैं। अब देखो, जैसे मान लो ये आ गया, अब मैं इसकी अगर BF3 से कराऊं तो सोच के देखो BF3 क्या होगा? लेने वाला या देने वाला? बेचारा ये तो क्या होगा? ये तो लेता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अगर आप रिएक्शन बनाओगे तो ऐसे बन जाएगी, तो XeF5+ और BF4-। तो यानी कि यहां क्या हुआ? ये एज अ डोनर। लेकिन अगर इसकी जगह ये क्या आ जाता? ये आयनिक कंपाउंड, ये क्या हो गया? फ्लोराइड माइनस। ठीक है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड कभी लेते वेते नहीं, देते हैं, तो वो दे देगा तो सीजियम+ और ये हो जाएगा आपका Xe कहाँ गया F7-। तो यानी कि ये जो जीनोन के हैलाइड है वो फ्लोराइड डोनर भी होते हैं, फ्लोराइड एक्सेप्टर भी होते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी फ्लोरीनेटिंग एजेंट, तो अभी बताया था मैंने आपको कि फ्लोरीनेटिंग एजेंट भी होंगे, आसानी से फ्लोरीन दे देंगे। तो ये SF4 है, XeF6 की रिएक्शन अगर इससे करवाएं तो आप देखो क्या होगा? ये बन जाएगा SF6 और ये आ जाएगा SA4 में। तो फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स भी हो गए, फ्लोराइड डोनर भी हो गए, फ्लोराइड एक्सेप्टर भी हो गए। क्लियर? आया ना? बोलो, सिंपल है? अरे हाँ तो बोल दो। अब रिएक्शन विद XeF6 की रिएक्शन अगर मैं किससे कराऊं? SiO2 से। तो XeF6 की रिएक्शन अगर SiO2 से कराऊं तो सोचो क्या बनेगा? सोचो,
ये रिएक्शन मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तब भी बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर आ गई तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सोचो, जल्दी सोचो, फटाफट बताओ, आया ना? यार चलो, SiF4 प्लस XeOF4 और ये वोलेटाइल कलर का होता है, याद करो, आया ना? ये बताया भी था ऐसे SiF4, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। इसके बाद अपन ने एक रिएक्शन और पढ़ी थी इसी के साथ कि अगर XeO3 की अगर XeOF4 से अगर XeO2F2, लेकिन अगर यहीं पर इसकी रिएक्शन XeO3 की रिएक्शन XeF6 से करा दें तो क्या बनेगा? सोचो, XeO3 की अगर XeF6 से करा दें तो क्या बनेगा बताओ? XeOF4। मैंने क्या करा था सवाल में कि XeF4 की स्ट्रक्चर दे दी थी आपको हिंट के तौर पे। तो यहां पर अगर आप देखो तो इसका स्ट्रक्चर बनाए अपन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो 2 और फ्लोरीन 1 2 3 4, तो हाइब्रिडेशन क्या बना इसका? 1 2 3 4 5, 5 प्लस 1 टोटल 6 मतलब sp3d2 यानी कि ऑक्टाहेड्रल। ये वहां पर हिंट दिया हुआ था इसका, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में भी कौन से स्ट्रक्चर है ढंग से देखना, अगर एक लोन पेयर है तो स्क्वायर पिरामिडल होगा, ये क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल। तो ये रिएक्शन है आपको बहुत इंपॉर्टेंट थी और आपको देखनी थी, हाँ या ना? ठीक, इसको अच्छे से याद कर लेना यार। देखो फिर से बोल रहा हूं, ढंग से याद करना, मिस मत करना। मैं कौन सी चौक आ गई, मिस मत करना, बिल्कुल ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना? क्लियर? 2 मिनट दे रहा हूं, चलो याद करो इसको। हो गया? अब इनकी रिड्यूस, ये मतलब रिड्यूस भी कर देते हैं, किसको देखो जरा, जैसे क्या रिड्यूस हो रहा है। अगर मैं XeF2 की रिएक्शन, ये कौन सी चौक है, XeF2 की रिएक्शन अगर H2 से कराऊं तो क्या बनेगा? जल्दी बताओ, जल्दी, क्या ये बनेगा? सोचो, ये रिएक्शन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आ चुकी है ये। क्या बोला? जल्दी बताओ, कई बार आ चुकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखना इसको, क्लियर। इसके बाद आपके पास आता है, आपको कुछ याद हो तो मैंने बताया था आपको कि हीलियम के कुछ यूजेज याद रखने, जैसे क्रायोजेनिक इंजन में इसका यूज होता है, सुपर कंडक्टर में यूज होता है, हाई सुपर मतलब हाई जो कहते हैं ना सुपर न्यूमेररी मैग्नेट्स बनाने में हीलियम का यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी बेंड। हमारे जो सी डाइवर्स होते हैं ना, गोताखोर जो होते हैं, वो जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो उस कंडीशन में पहले क्या होता था कि हमारे ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता था उसमें ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर होता था। जब वो लेकर के जाते थे तो वो अंदर जाने पर धीरे धीरे जैसे ही समुद्र के अंदर और नीचे जाएंगे तो प्रेशर चेंज होता था। प्रेशर चेंज होने की वजह से नाइट्रोजन ब्लड में डिसॉल्व हो जाती थी, और अगर नाइट्रोजन ब्लड में डिसॉल्व हो जाती थी तो उस कंडीशन से हमारे पेनफुल कंडीशन आती थी, पाँव में दर्द होने लगता था, जॉइंट्स में बहुत तेज, उसको कहते थे बेंड्स। बाद में इस समस्या को दूर करने के लिए हीलियम का इस्तेमाल किया जाने लगा, और जो हीलियम थी वो बहुत लेस वाटर सॉल्युबल थी, तो प्रेशर चेंज होने से वो सॉल्युबल नहीं हुई पानी में, जिसकी वजह से वो कंडीशन नहीं आई बेंड। तो इसलिए आजकल हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हीलियम का। क्लियर? तो ये आपका नोबल गैस भी समाप्त, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़कर आना, मतलब याद करना, ठीक है, और पी ब्लॉक की शीट कंप्लीट करना अच्छे से, ठीक है। चलिए बाय।